अब हम पढ़ते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तुमने ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ा ना। अगर तुम लोगों को ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आता ना तो इस टॉपिक को बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़कर। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना जो अलग पढ़ोगे। ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोफिशिएंट का सॉल्यूशन किस फॉर्म में लिखते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन किस फंक्शन का फाइंड आउट करते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन का। देखो ये सारे काम पहले कर लिया करो। ठीक है, जब वैसे ही मैं 15 मिनट लेट आता हूं। तो वहां पे हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जैसे वहां पे फाइंड आउट करें ऐसे यहां पे फाइंड आउट करेंगे। और जितना इजी वो है ना कांस्टेंट कोफिशिएंट टॉपिक, इतना इजी है। ठीक है, और जितने भी पेपर हैं एग्जाम के, सारे एग्जाम के क्वेश्चन मतलब जितने पेपर हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व हो जाते। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता टफ कि तुम्हें बस इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। इंटीग्रेशन कर सकते हो ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। ये टॉपिक सबसे आसान टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये टोटल ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लिखो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर linear partial differential equation of higher order with constant coefficient the partial differential equation of the form k naught डेल की पावर एन जेड डेल एक्स की पावर एन प्लस k1 डेल की पावर n माइनस 1 जेड अपॉन डेल एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डेल वाई प्लस अप टू डॉट 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 के एन डेल की पावर n जेड डेल वाई की पावर n डेल की पावर n जेड इंटू डेल वाई की पावर n प्लस एल नॉट डेल की पावर n माइनस 1 जेड अपॉन डेल एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस L1 डेल की पावर n माइनस 2 जेड अपॉन डेल एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू डेल वाई अप टू डॉट 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 L n माइनस 1 डेल की पावर n जेड अपॉन डेल वाई की पावर। क्या बोल? एक सेकंड रुक जाओ। कहां पे? यहां पे किसका? ये दोबारा से बोल देता हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। यहां पर बोला हूं के नॉट, यहां पर गिवन है k1 ऊपर किसकी जगह? सॉरी ठीक है गलती हो गई। ठीक है अब लिखो, नहीं ऐसा नहीं बोलूंगा। अप टू डॉट 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 प्लस एम नॉट डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस m1 डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस एन नॉट जेड इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई एन नॉट जेड इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई वेयर के आई एल आई एम नॉट m1 और
एन नॉट, के आईज, एल आई और एम नॉट, एम वन और एन नॉट आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, are the function of x and y. This is called general linear partial differential equation of order n. जनरल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n. मेरे पास अब इसमें वेरिएबल कोफिशिएंट और कांस्टेंट कोफिशिएंट दोनों ही पॉसिबल है ना. अगर यहां पर सारे कांस्टेंट, सारे के सारे कोफिशिएंट कांस्टेंट हो जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कांस्टेंट कोफिशिएंट. ये तो हमने जनरल फॉर्म डिफाइन करी एन ऑर्डर की. जो मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो एन ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब लिखो नेक्स्ट लाइन से, इफ ऑल द कोफिशिएंट आर कांस्टेंट, if all the coefficient are constant, then it will be a partial differential equation. It will be a partial differential equation of order n, with constant coefficient, अब मेरे पास ये जितने भी ये जो जनरल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके सारे कोफिशिएंट कांस्टेंट हो जाएं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एन ऑर्डर कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं. तो जैसे सेकंड ऑर्डर में एक चार्ट डिफाइन किया था, कि जब भी पार्शियल डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वहां पर हम तीन टाइप से ब्रेक कर सकते हैं. फर्स्ट, या तो हाइपरबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा या इलिप्टिक. सेकंड केस हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और लास्ट केस था कन्वर्ट इनटू कैनोनिकल फॉर्म. तीन ही टाइप के तो क्वेश्चन थे. तो यहां पर भी लिखो, अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो पार्शियल कांस्टेंट कोफिशिएंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसे कैसे चेंज होगी उसकी बात करते हैं. यहां से लिखो कांस्टेंट कोफिशिएंट हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है. इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं. दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो या तो होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस. नॉन होमोजीनियस, या तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वेशन होमोजीनियस होगी या फिर वो कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वेशन जो होगी वो कैसी होगी? नॉन होमोजीनियस. ये तो चेक कर सकते हो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस. फिर यहां से दो केस फिर बनेंगे. अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो वो लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो रही है या नहीं? लीनियर फैक्टर और नॉट लीनियर फैक्टर. नॉट लीनियर फैक्टर. ये समझ आया नहीं है? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं. यानी कि कांस्टेंट कोफिशिएंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस में कन्वर्ट हुई तो उसका हम सीएफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सीएफ या कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन. नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हुई, अभी डिफाइन करूंगा नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस का मीनिंग. नॉन होमोजीनियस हुई तो यहां से वो किसमें कन्वर्ट होती है? लीनियर फैक्टर में. और या फिर नॉट लीनियर फैक्टर. दो टाइप की तो इक्वेशन कन्वर्ट हो सकती है. अगर वो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हुई तो तब भी हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. और यहां पे अगर नॉट लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हुई तो इसका सॉल्यूशन ऑप्शन से मिल जाता. जनरली यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. जो ये गिवन है नॉट लीनियर फैक्टर, अगर यहां पे कन्वर्ट नहीं हो रही है तो यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो क्वेश्चन का वेटेज तो यहीं पे ना. जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में या तो होमोजीनियस से पूछे जा रहे हैं या फिर लीनियर फैक्टर से. समझ आ गया नहीं? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अब देखो यहां पे हमने होमोजीनियस और लीनियर फैक्टर, यहां पर ये क्वेश्चन तो पूछा जा सकता. मैं पहले मना कर रहा हूं जो इसका मेथड होता है उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. हो सकता है इक्वेशन इस टाइप की मिल जाए. तो वहां पर जो उन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम किया है
वो इस टाइप से गिवन है कि कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन कर दी, डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल टी प्लस समथिंग इस टाइप की इक्वल टू कोई एक्स स्क्वायर प्लस टी इस टाइप की कोई फंक्शन, और वहां पे एक सॉल्यूशन डिफाइन किया उन्होंने। सॉल्यूशन गिवन किया तुम्हें कि यू एक्स कोमा टी इक्वल टू ई की पावर आई एक्स इंटू वी टी, आई एक्स इंटू वी टी। अब जो सॉल्यूशन है ना यू कोमा टी, इस पे वो तुमसे ऑब्जर्वेशन करा रहे। अगर यहां से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है इस पार्ट से, तो वो क्या करा रहे हैं, इस टाइप की नॉन होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, उसका एक सॉल्यूशन डिफाइन किया। सॉल्यूशन डिफाइन करने के बाद ई की पावर आई एक्स दिया, और आई एक्स देने के बाद यहां से फिर जो ये सॉल्यूशन आएगा, अभी तो वी एक्स भी नहीं मालूम ना, वी टी, जब वी टी मिल जाएगा तो वी टी मिलने के बाद इस सॉल्यूशन पर ऑब्जर्वेशन करवा रहे हैं। यानी कि लास्ट ईयर के जो 3-4 पेपर है ना, उनमें सिर्फ सबसे ज्यादा प्रीफरेंस इस टाइप के क्वेश्चन की, ठीक है। अदरवाइज अगर सपोज करो थोड़ी सी देर के लिए ऐसा सोचते हैं, हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं भी आती, कांस्टेंट कोफिशिएंट, फिर भी तो मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता हूं। क्या करोगे कि यहां पे अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसे सेटिस्फाई करेगा तो वीटी में एक इक्वेशन मिलेगी, या वो सेकंड डिग्री या 3 डिग्री या जो भी डिग्री की इक्वेशन है, वो सेकंड डिग्री की इक्वेशन मिलेगी, या तो वो कांस्टेंट कोफिशिएंट होगी या फिर वेरिएबल कोफिशिएंट होगी। जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करते हैं या वेरिएबल कोफिशिएंट को सॉल्व करते हैं, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो यहां से वीटी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वीटी का सॉल्यूशन इस इक्वेशन में पुट कर दो। अब पुट करने के बाद में जैसे उन्होंने ऑप्शन डिफाइन करें उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर दो। कर सकते हो या नहीं कर सकते? तो ये क्वेश्चन तो फिर भी सॉल्व हो जाएंगे ना, अगर हम इसके लिए कोई पर्टिकुलर मेथड भी नहीं जानते इन क्वेश्चनों को। तो ये क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन इनके लिए कोई मेथड नहीं है, फिर भी हमारे पास क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है, हमारे पास अप्रोच तो है ना। तो जस्ट अप्रोच जो अप्रोच है उनकी हेल्प से इन्हें सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया नहीं? आगे अब लिखो यहां से आगे कि ये तो लिख लिया ना, अब लिखो मैंने ये लिखा ना, इफ ऑल द कोफिशिएंट आर कांस्टेंट देन इट विल बी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद ऑफ ऑर्डर एंड विद कांस्टेंट कोफिशिएंट दैट इज कंटेन्स ऑल। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं किसका मीनिंग, होमोजीनियस। अब लिखो होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन contain all the term of order n, all the terms of order n. It contains all the terms of order n is called homogeneous. It's called homogeneous equation. That is, या फिर symbolic form, k नॉट dx की पावर n प्लस k1 dx की पावर n माइनस 1 dy प्लस अप टू डॉट 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 प्लस kn dy की पावर n dx इंटू z इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई। के नॉट डी एक्स की पावर n, इसकी डिग्री कितनी है n, इसका सम कितना n और इसका भी सम कितना है n, यानी कि एवरी टर्म की डिग्री सेम है या नहीं। अगर ये सेम है तो क्या होगा, होमोजीनियस होगी या नहीं होगी। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो यहां पर dx का मीनिंग को मैं थोड़ी देर के लिए, कुछ बुक्स में ऐसा भी गिवन होता है dx इक्वल टू डी और dy इक्वल टू डी डैश, dx इक्वल टू डी और dy इक्वल टू डी डैश। अब मुझे कुछ ऐसा गिवन है सिंबॉलिक फॉर्म, तो यहां से इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। वहां पर भी तो इसी टाइप की कोई इक्वेशन गिवन होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो लिखो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज sum of complementary function और
पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो सी एफ इज गिवन बाई, सी एफ इज गिवन बाई एफ डी कोमा डी डैश जेड इक्वल टू 0। वहां पे भी तो सी एफ ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट का एफ डी कोमा डी डैश इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो लिखो हियर इट इज गिवन, it is given, it can be reduced, it can be reduced to n linear factor, to n linear factor। अगर ये लीनियर फैक्टर में रिड्यूस हो रही है तो कुछ ऐसा होगा ना कि d माइनस एम डी डैश प्लस d माइनस एम टू डी डैश अप टू डॉट 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 डी माइनस एम एन डी डैश जेड इक्वल टू 0। जो ये होमोजीनियस इक्वेशन है अगर n फैक्टर में रिड्यूस होगी तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा, मिलेगा नहीं। ये यहां पर d माइनस एम वन डी डैश, डी माइनस एम टू डी डैश और d माइनस एम एन डी डैश। अब मैं पर्टिकुलर एक फैक्टर के लिए सॉल्व कर रहा हूं, किसी भी एक फैक्टर को लेकर सॉल्व करता हूं और फिर उससे जनरलाइज कर देंगे किस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने मान लिया कि d माइनस एम वन डी डैश इंटू जेड इक्वल टू 0, अगर मैं ये सॉल्व करता हूं फिर बाकी के फैक्टर के भी लिए ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेटी तो करते हैं। अगर d डैश जेड इक्वल टू 0 तो जब d की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो d का मतलब क्या, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसे मैं लिख सकता हूं p माइनस एम वन क्यू इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कुछ लिख सकता हूं p माइनस एम वन क्यू इक्वल टू 0। अगर मैं इसे ये लिखता हूं तो यहां से लैग्रांज मेथड अप्लाई कर सकता हूं। अगर लैग्रांज मेथड अप्लाई करता हूं तो डी एक्स अपॉन 1 डी वाई अपॉन माइनस एम वन और डी जेड अपॉन 0, डी जेड अपॉन 0। अगर मैं जेड डी जेड अपॉन 0 कंसिडर करता हूं तो जेड इक्वल टू C1, यहां से एक सॉल्यूशन मिलेगा जेड इक्वल टू C1। अगर मैं फर्स्ट टू फ्रैक्शंस कंसीडर करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, y प्लस एम वन एक्स इक्वल टू C2, y प्लस एम वन एक्स इक्वल टू C2। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, z इक्वल टू 5 y प्लस एम वन एक्स, y प्लस z इक्वल टू 5 y प्लस एम वन एक्स। ये समझ आया नहीं है? अब यहां से अगर इसका सॉल्यूशन ये आया एक फैक्टर के अलावा तो हम इसको n फैक्टर के अलग सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे एक फैक्टर को सॉल्व किया तो कितनी आर्बिट्ररी फंक्शंस है मेरे पास, एक। अगर n आर्बिट्ररी फंक्शंस को n फैक्टर को सॉल्व करोगे तो कितनी आर्बिट्ररी फंक्शंस मिलेंगी, n। तो यहां पे लिखो सेकंड केस, या सॉरी फर्स्ट केस ही लिखो क्योंकि इसको जनरल डिफाइन कर देते हैं सॉल्यूशन। केस फर्स्ट व्हेन ऑल रूट्स आर डिस्टिंक्ट, केस फर्स्ट व्हेन ऑल रूट्स आर डिस्टिंक्ट, then z equal to phi 1 y plus mx m1x plus phi 2 y plus m2x plus up to dot 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 plus phi n y plus mnx और इसकी सेकंड फॉर्म लिखो z इक्वल टू phi 1 x प्लस m1y प्लस phi 2 x प्लस m2y प्लस अप टू डॉट 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 प्लस phi n x प्लस mny where phi 1 phi 2 phi n are arbitrary function, where phi 1 phi 2 phi n are
आर्बिट्रेरी फंक्शन। आर्बिट्रेरी फंक्शन। केस सेकंड, ऐसा भी तो हो सकता है, अभी तो सारे के सारे रूट्स कैसे डिस्टिंक्ट, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ रूट्स रिपीटेड आ जाए। तो लिखो सेकंड केस, केस सेकंड व्हेन रूट्स आर रिपीटेड। व्हेन रूट्स आर रिपीटेड। अगर रिपीटेड का केस बनेगा तो एक फैक्टर लेके सॉल्व करता हूं, फिर जनरलाइज कर लेंगे। d माइनस एम डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। d माइनस एम डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। तो मैं कुछ ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, d माइनस एम डी डैश और d माइनस एम डी डैश जेड इक्वल टू 0। मैंने लेट किया, लेट d माइनस एम डी डैश जेड इक्वल टू यू। अगर मैं इसे u लेट करता हूं या फिर लेट करता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, u में। तो ये जो गिवन इक्वेशन है ये कैसे कन्वर्ट होगी, d माइनस एम डी डैश यू इक्वल टू 0। तो जब d ऑपरेट करोगे तो इसे लिखोगे डेल u अपॉन डेल x माइनस एम डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 0। अभी भी तो ये कॉची लीनियर इक्वेशन है, लैग्रांज मेथड अप्लाई कर सकते हो, यानी कि dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन माइनस एम इक्वल टू dz अपॉन 0 du इक्वल टू 0। अगर मैं इस फर्स्ट टू फ्रैक्शंस को सॉल्व करता हूं तो y प्लस एम एक्स इक्वल टू c1 और u इक्वल टू c2। तो यहां से इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, u इक्वल टू 5 y प्लस एम एक्स, u इक्वल टू 5 y प्लस एम एक्स। ये इसका सॉल्यूशन आएगा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें ये इसका सॉल्यूशन है और हमने u किसे माना, इस वैल्यू को, तो यहां पे u की वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर u की वैल्यू पुट करोगे तो d माइनस एम डी डैश जेड इक्वल टू यू 5 y प्लस एम एक्स, जेड इक्वल टू 5 y प्लस एम एक्स। अभी भी ये अगर z की मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो p माइनस एम क्यू इक्वल टू 5 y प्लस एम एक्स आएगा, नहीं आएगी। अब यहां से लैग्रांज इक्वेशन अप्लाई करोगे तो dx अपॉन 1 dy अपॉन माइनस एम और dz अपॉन 5 y प्लस एम एक्स। अगर मैं फर्स्ट टू फ्रैक्शन कंसीडर करता हूं तो यहां से मिलेगा y प्लस एम एक्स प्लस c1 या फिर c3 मान सकता हूं। अगर यहां से y प्लस एम एक्स इक्वल टू c3, और अब ये बताओ, अब मैं किसी भी इक्वेशन के साथ अगर फर्स्ट और थर्ड लेता हूं तो सॉल्व कर सकता हूं जब तक इसे कांस्टेंट कन्वर्ट ना कर लूं, यानी कि फर्स्ट सॉल्यूशन का यूज कर रहा हूं मैं। अगर मैं फर्स्ट सॉल्यूशन का यूज करता हूं तो यहां से ये इक्वेशन कन्वर्ट होगी dz अपॉन 5 ऑफ c3। तो दो केस पॉसिबल है यहां पर, एक तो फर्स्ट और ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन, दोनों केस पॉसिबल है या नहीं। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शन कंसीडर करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, dx अपॉन 1 इक्वल टू dz अपॉन 5 c3। अगर मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर कर देता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, x 5 c3 इक्वल टू z प्लस c4 और यहां पर पुट कर दो c3 की वैल्यू, तो z माइनस एक्स 5 y प्लस एम एक्स प्लस c4। अब ये u है मेरे पास, ये v है मेरे पास, तो इनका कंबाइंड सॉल्यूशन क्या डिफाइन करोगे, z माइनस एक्स 5 y प्लस एम एक्स इक्वल टू साई, एक न्यू फंक्शन साई y प्लस एम एक्स। तो यहां से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा z इक्वल टू साई
वाई प्लस एम एक्स प्लस एक्स 5 वाई प्लस एम एक्स। इसका सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा? अब ये u है, अब तो लैग्रांज इक्वेशन ये है ना, और ये v है, तो u इक्वल टू मैं लिख सकता हूं साई ऑफ u, साई ऑफ v, ये लिख सकता हूं। तो यहां से u इक्वल टू साई ऑफ u v, तो जब u की वैल्यू ये यहां पे ये पुट कर दी और v की वैल्यू ये पुट करी, तो ये इक्वेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये समझ आ गया नहीं है? अगर मैं इसको और इस फ्रैक्शन को लेकर सॉल्व करता हूं तो यहां पे किसका मल्टीपल आ जाएगा? y, x की जगह क्या आ जाएगा? y। समझ आ गया नहीं आ गया? तो वो तुम लोग सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लोगे या नहीं? अगर मैं इसको और इसको फ्रैक्शन को लेकर सॉल्व करता हूं, अब मैं जनरल डिफाइन कर देता हूं कि अगर इसका सॉल्यूशन आएगा तो कैसे आएगा। जनरल n रूट्स हुए तो n के n रिपीटेड हुए तो क्या केस बनेगा? रब कर दूं, ये इधर तो नोट कर लूं, नोट किया नहीं किया? लिखो इफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 अप टू डॉट 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 लैम्डा n, यानी कि सारे ही रूट्स रिपीटेड मान लिया। अगर सारे रूट्स रिपीटेड मान लेता हूं तो z इक्वल टू क्या मिलेगा? 5 1 y प्लस एम एक्स प्लस एक्स 5 2 y प्लस एम एक्स 5 2 y प्लस एम एक्स, और या फिर लैम्डा मान लो, लैम्डा माना तो यहाँ पे लैम्डा एक्स अप टू डॉट 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 एक्स की पावर n माइनस 1 5n y प्लस लैम्डा एक्स, और z इक्वल टू 5 1 x प्लस लैम्डा y 5 2 y प्लस x प्लस लैम्डा y प्लस y की पावर n माइनस 1 5n y प्लस x प्लस लैम्डा y। अब देखो वहां पर तो 3 केस भी बनते थे, वहां पे जो 4 केस बनते थे जनरली, यहां पर कितने केस बने? 2 ही तो केस बने, या तो रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे या फिर रूट्स रिपीटेड होंगे, 2 ही तो केस बनने। और तो वहां पे तो 4 केस बन रहे थे, एक तो इमेजिनरी और एक इरेशनल। यहाँ पे तो इमेजिनरी और इरेशनल का कोई रिलेशन ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइप के केस बनेंगे, या तो रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे या फिर रिपीटेड होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, डी स्क्वायर प्लस 6d डी डैश प्लस 5 डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। क्या? तो वो डिस्टिंक्ट हो जाएंगे ना, जो फर्स्ट केस है उससे सॉल्व कर लेंगे ना। अगर मुझे कॉम्प्लेक्स मिल गए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा यही कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर या प्लस माइनस आयोटा या प्लस माइनस 1, तो हम 4 डिस्टिंक्ट रूट्स मान के सॉल्व कर देंगे या नहीं कर देंगे? ठीक समझ में आ गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या? एग्जांपल डी स्क्वायर प्लस 6d डी स्क्वायर प्लस 5d डैश जेड इक्वल टू 0। तो वहां पे जब इक्वेशन गिवन होती थी तो यही तो कुछ रिप्लेस करते थे, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 1 y इक्वल टू 0 गिवन होता था, तो d को किससे रिप्लेस करते थे? m से रिप्लेस करते थे। तो अगर यहां पे सॉल्व करोगे तो d को किससे रिप्लेस कर दो? m से, और d डैश को किससे रिप्लेस कर दो? 1 से। d डैश पहले d को रिप्लेस कर दो m से, और d डैश को किससे रिप्लेस कर दो? 1 से। अगर मैं d को m से रिप्लेस करता हूं तो यहां पे क्या मिलेगा? m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 5 इक्वल टू 0।
यही तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? डी स्क्वायर प्लस 6m प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहां पे इसे सॉल्व करोगे तो m स्क्वायर प्लस 5m प्लस m प्लस 5 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू m प्लस 5 और प्लस 1 m प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से m की वैल्यू मिलेगी m प्लस 5 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू मिली -1 और -5। तो यहां पे सॉल्यूशन क्या लिखोगे? z इक्वल टू 5 y प्लस लैम्डा 1x, लैम्डा 1 की x की वैल्यू 5x प्लस 5 1 5 2 y माइनस x, y माइनस x। पहले एक चीज और देखो, मैंने क्वेश्चन तो लिख दिया, ये इक्वेशन तो होमोजीनियस है या नहीं है? होमोजीनियस है। और हम अभी d किसको रिप्लेस कर रहे हैं? d मतलब सॉरी m को क्या रिप्लेस कर रहे हैं? d अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स को क्या रिप्लेस कर रहे हैं? m रिप्लेस कर रहे हैं। तो हमने सॉल्यूशन लिखा y इक्वल टू 1 माइनस 5x की फॉर्म में। अगर मैं, कुछ स्टूडेंट ऐसा भी तो कर सकते हैं, सर ये क्यों मान रहे हो आप? ऐसे कर लो कि यहां पर d को 1 से रिप्लेस कर दो और d डैश को m से रिप्लेस कर दो या m डैश से रिप्लेस कर दो, m डैश से रिप्लेस कर दो। तो यहां पे इक्वेशन मिलेगी 1 प्लस 6 m डैश प्लस 5 m डैश इक्वल टू 0, ये मिलेगा। अगर यहां पे सॉल्व करोगे तो 5 इसके फैक्टर आएंगे, 5 m डैश प्लस 5 m डैश स्क्वायर प्लस m डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर मिलेंगे 5 m डैश प्लस 1 और m डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m डैश इक्वल टू क्या मिलेगा? -1 और m डैश इक्वल टू -1/5। तो इसका सॉल्यूशन डिफाइन करोगे z इक्वल टू 5 1 x प्लस x माइनस 1 अपॉन 5 y प्लस 5 2 x माइनस y, x माइनस y। अगर हम d को m मानने हैं तो y प्लस लैम्डा x की फॉर्म सेलेक्ट करोगे और d डैश को m मानने हो तो x माइनस लैम्डा y की फॉर्म सेलेक्ट करोगे। ये चीज समझ आई या नहीं? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये टॉपिक बहुत आसान है, ये तो सभी को समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसे ऐसे डायरेक्ट करते हैं, जैसे फैक्टर बना के d स्क्वायर माइनस 5 d डैश माइनस के d डैश प्लस 5 d डैश का स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन कैसे फॉर्मूला मिलेगा? क्या बोल रहे हो? d एक्स स्क्वायर प्लस 6 dx dy डैश प्लस 5 dy स्क्वायर। अब क्या करूं? फैक्टर बनाते हैं तो dx प्लस 5 dx dy प्लस dx dy प्लस 5 dy स्क्वायर। यहां से dx कॉमन, तो यहां से dx प्लस 5 dy प्लस dy और dx प्लस 5 dy। अब ये कॉमन आ जाएगा, dx बोलो क्या? अब क्या करूं? सर इसमें भी फॉर्मूले होते हैं क्या? चलो एक मिनट शांत हो जाओ। देखो थोड़ा ज्यादा पढ़ना भी सही नहीं होता। देखो क्यों? क्योंकि अभी मैं वहां तक पहुंचा भी तो नहीं। पहले ये भी तो देखो, अभी तो मैंने शुरुआत करी है टॉपिक की, तो जैसे टॉपिक शुरुआत करेंगे तो ऐसे तो समझाऊंगा एक एक कंसेप्ट से। अब तुम एकदम लास्ट पे पहुंच के रिड्यूस इनटू लीनियर फैक्टर पे। अब एक चार्ट डिफाइन करा था होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस होगा तो रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर, और लीनियर फैक्टर का तो अभी डिस्कशन भी नहीं हुआ ना। मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं। मैंने सबसे पहली बात क्या बोल रहा हूं कि ऐसा भी यहां तक पहुंचे ही नहीं है, बाद में सॉल्व करेंगे नहीं। पहले ये सीख तो लोग क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, अभी फर्स्ट सेकंड बैच में पढ़ा रहा था, तो सेकंड बैच में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड आउट करते हैं ना, तो वहां पे आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिलते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2।
तो एक बच्चा खड़े होकर पूछता है सर मुझे ये बता दो लैम्डा क्या। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लैम्डा क्या है ये उसे समझा दो। मैं पूछता हूं उससे कि बचपन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स पढ़ में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। बोले हाँ पढ़ा था। वहां पे एक्स क्या होता? सर पता नहीं, वहां का तो पता नहीं पर यहां समझा दो। समझ में आ रहा है या नहीं? मतलब बचपन में जो चीज पढ़े हो वहां उसे पता नहीं है, लेकिन यहाँ समझाओ कि यहाँ क्या हो। जब वहां वेरिएबल है तो यहाँ पे क्या होगा? वेरिएबल ही तो होगा। तो मतलब ऐसे ही फर्स्ट बैच में, आज फर्स्ट बैच में कैनोनिकल फॉर्म पढ़ते हैं। कैनोनिकल फॉर्म में जब वी पैराबोलिक इक्वेशन होती है, पैराबोलिक इक्वेशन होती है तो वी लेट करते हैं या नहीं करते? वी लेट करते फंक्शन ऑफ एक्स वाई। मैंने कब मना किया था फंक्शन ऑफ एक्स वाई लेट मत करो? तुमने एक्स लेट कर लिया था, लेट किया, लेट करने के बाद मैंने कैलकुलेशन की, सेम आंसर आ गया। वो बच्चा कहता है कि नहीं सर आप यहाँ जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिखवा रहे हो ना ये गलत लिखवा रहे हो। मैंने एक बुक में पढ़ा है कि आपने जो ये फंक्शन लिखवाई है ये गलत लिखवाई है। यहाँ तो या तो फंक्शन ऑफ एक्स लेट करेंगे या फंक्शन ऑफ वाई लेट करेंगे। मतलब ऐसी फंक्शन लेट कर लो जिसके साथ जैकोबियन 0 आ जाए। ऐसी फंक्शन लेट कर लो जिससे जैकोबियन क्या मिल जाए? 0। तुम लेट कर लोगे क्या? नू बोलता फिर सर फंक्शन ऑफ वाई लेट कर लेंगे। चलो ठीक है, वाई भी लेट किया। मैंने सॉल्व कर दिया फंक्शन ऑफ एक्स लेके, जो तुम्हारी क्लास में डिस्कशन किया, तो उसी को लेट करके वहां पे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में बोलता कि अगर मैं एक्स लेट करूंगा तो डेल यू, जो डेल जेड अपॉन डेल यू की फॉर्म बनती है वो फॉर्म आएगी, और वाई लेट करेंगे तो डेल वी अपॉन डेल जेड अपॉन डेल वी की फॉर्म बनेगी। मैंने उसे सॉल्व करके दे दिया, दिखाने के बाद में कि कोई सी भी फंक्शन ले लो, एक्स ले लो, दोनों ही केस में डिस्कस किया। एक तो v इक्वल टू एक्स लेके और v इक्वल टू वाई प्लस एक्स लेके, दोनों ही केस में। तो वो कहता कि जो ये फंक्शन आई है ना, ये जो सॉल्यूशन है ये आप गलत फाइंड आउट कर रहे हो। मैं गलती बताओ ना, आप ये बताओ गलत कहाँ है। अगर मैंने ये दोनों से सेम आंसर आ गया मेरा तो गलती तो बताओ कहाँ पे गलत कर रहा हूं। मैंने बुक में पढ़ा है कि क्या नाम है ये आपने गलत किया। ठीक है, नहीं मैं तो उससे 2-3 बार पूछ चुका हूं। वो जैसे क्वेश्चन बोर्ड पर सॉल्व कराता तो वो बड़े कॉन्फिडेंस से ये भी बोलता कि सर आपने ये क्वेश्चन जो आंसर है, मैंने जैसे बी टिक किया तो वो बोलता है सर सीएसआर ने तो इसका आंसर डी दिया, मतलब क्वेश्चन का आंसर ले आना। मैं उसे 3-4 बार बोल चुका हूं ऐसे भी, लेकिन उसे समझ नहीं आती। और मेरी बातें कभी उसे समझ नहीं आती, बस वो तो ये सोचे बैठा। मतलब 3 टाइप के स्टूडेंट होते क्लास में हमेशा। नहीं टारगेट नहीं, मतलब मैं उसे समझाना चाह रहा हूं लेकिन वो समझता भी तो नहीं। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, जब वो हर चीज को गलत प्रूफ कर देता तो उसमें मेरी क्या गलती है? वो मैं कोई भी क्वेश्चन लिखूं उसका आंसर गलत बता देगा। क्या? मुझे नहीं मालूम। क्या? नहीं क्या इतना? 3 टाइप्स के स्टूडेंट होते क्लास में। एक तो आप जैसे क्या कैटेगरी तो पता नहीं। कैटेगरी कैसे डिफाइन करोगे ऊपर से नीचे से? ठीक है, जैसी भी है वो तुम्हारे अकॉर्डिंग है। आप जहां मानो मान लो, नीचे हो या ऊपर। तुम्हें कहाँ फील होता वैसे? चलो एक बात बताऊं, मैं तुम्हारे बैच में मतलब कंफर्ट फील करता हूँ, खूब हंसाता भी हूँ, ऐसा नहीं कोई हंसाता नहीं हूँ। बाकी सारे बैचेस में जाता तो हूँ लेकिन उन सारे बैच में कभी हंसता भी नहीं हूँ। क्या? उसका रीजन क्या है कि तुम्हें, अगर मैं तुमसे बोल देता हूँ कि शांत हो जाओ तो तुम लोग शांत हो जाते हो, और उनके बाद जो नहीं तो अब करने लगा ना धीरे धीरे। आप चेंज हो गई ना। अच्छा तो मैं आप क्या अकॉर्डिंग? तो जैसे आपका बैच कंफर्ट है, ऐसी मैं भी कंफर्ट हो गया यहाँ पे। चलो लिखो, तुम्हारे बैच का सिलेबस सबसे ज्यादा आगे
अभी तो मैंने आपकी वाली कैटेगरी तो वैसे हंसाने के लिए बोला था, कोई कैटेगरी नहीं होती, पढ़ो। सेकंड एग्जांपल लिखो। लिखो डी क्यूब माइनस डी डैश क्यूब जेड इक्वल टू 0। डी क्यूब माइनस डी डैश क्यूब जेड इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। यहां पे अगर d इक्वल टू क्या लेट करोगे m, तो m क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या मिलेंगे 1 ओमेगा, यानी कि 1 की पावर 1/3। तो इसके रूट्स मिलेंगे m इक्वल टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन z इक्वल टू 5/1 y प्लस एक्स प्लस 5/2 y प्लस ओमेगा एक्स प्लस 5/3 y प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये सॉल्यूशन आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, d की पावर 3 d डैश स्क्वायर माइनस प्लस लिखो प्लस डी स्क्वायर डी डैश क्यूब इक्वल टू 0। डी क्यूब डी डैश स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी डैश क्यूब इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब यहां से अगर मैं यहां ये इक्वेशन कितनी डिग्री की है 5, तो आर्बिट्रेरी फंक्शंस कितनी मिलनी चाहिए 5 ही तो मिलनी चाहिए। अगर आर्बिट्रेरी फंक्शंस 5 मिलेंगी तो यहां पर दो ही तो चॉइस है तुम्हारे पास, या तो डी डैश को m पुट करो या फिर d को m पुट करो। अगर मैंने d को m पुट करता हूं तो यहां से क्या सॉल्यूशन मिलेगा m d इक्वल टू m और d डैश इक्वल टू 1। तो यहां से m क्यूब प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू मिलेंगी 0 0 और -1। तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा y z इक्वल टू 5/1 x 5/1 y प्लस x 5/2 y प्लस 5/3 y माइनस x, y माइनस x। तो आर्बिट्रेरी फंक्शन तो 5 ही मिलनी चाहिए। अगर 5 डिग्री की इक्वेशन है तो आर्बिट्रेरी फंक्शन कितनी मिलनी चाहिए 5। अब यहां पर एक काम करो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुम इसे ऐसे चेंज कर लो कि अब d को तो 1 मान लो और d डैश को m मान लो, d डैश को m डैश मान लो। अगर m डैश लेट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा m डैश स्क्वायर प्लस m डैश क्यूब इक्वल टू 0। तो m डैश के रूट्स मिलेंगे 0 0 और -1। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे z इक्वल टू 5/1 x प्लस y 5/3 5/4 x प्लस 5/5 x प्लस 5/6 x माइनस y। तो ये सॉल्यूशन आएगा नहीं आएगा। अब यहां से ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन, यहां पे ये आर्बिट्रेरी फंक्शन किसकी है y माइनस एक्स की, और यहां पे ये आर्बिट्रेरी फंक्शन किसकी है x माइनस वाई की। अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये फंक्शन और वो फंक्शन तो सेम ही है ना। तो यहां से इन दोनों का अगर यूनियन लेता हूं तो यूनियन लेने के बाद इसका कंबाइंड सॉल्यूशन लिखता हूं तो लिख सकता हूं z इक्वल टू 5/1 y प्लस x 5/2 y प्लस 5/3 x प्लस 5/4 y 5/4 x प्लस 5/5 y माइनस एक्स, ये सॉल्यूशन आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होने की, यहां पर भी 0 0 ये फॉर्म लिख दी, यहां पे भी 0 0 इस टाइप से सॉल्यूशन डिफाइन किया, और यहां पे आर्बिट्रेरी फंक्शंस का यूनियन लिया तो ये आ गया। ऐसे ही तो सॉल्यूशन आ रहा। तो इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करना, कभी भी इस टाइप से सॉल्व नहीं करना। अगर कभी भी कोई ऐसा केस बनता, हाँ बोलो, ये और ये क्या, हाँ यहां पे जब हम सॉल्व कर रहे हैं कि x माइनस 1/5 y
और यहां पे जब 5y प्लस 5x, अगर मैं इसमें से 5 एलसीएम ले लूं, अच्छा जो लास्ट क्लास में एक बार तुमने पूछा था वो बताना याद नहीं रहा था कि ये वो ले ना फाई ऑफ y माइनस एक्स और फाई ऑफ e की पावर y माइनस एक्स, ये कुछ दो फंक्शन ले लो, ये सेम कैसे हैं, यही तो बोलना चाह रहे हो। वो क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने ये फंक्शन ली, अगर मैं कोई फंक्शन डिफाइन करूं f ऑफ x, वन वेरिएबल, f ऑफ x इक्वल टू e की पावर x माइनस वन, फाई ऑफ x इक्वल टू e की पावर x माइनस वन। थोड़ी देर के लिए इसको इस फंक्शन में थोड़ा सा चेंज करता हूं, या फिर ऐसे लेट कर लेता हूं x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर को मैंने लेट कर लिया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे भी लिख सकता हूं। और एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए टी मान लूं, एक्स स्क्वायर के लिए थोड़ी देर के लिए टी मान लूं, तो ये क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। तो फाई ऑफ टी स्क्वायर की फंक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी, सॉरी फाई ऑफ टी की फंक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये फंक्शन अगर इसमें ये आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं, ये जो आर्बिट्रेरी फंक्शंस है, इसमें कोई भी रूल्स डिफाइन कर दूं तो आंसर तो सेम मिल जाएगा। अब देखो यहां पे क्या आता है कि जब यहां पे ये दो सॉल्यूशन आए तो पहला ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया 5y प्लस 5x प्लस 5y माइनस एक्स प्लस 5x माइनस वाई, यहां पे ये फंक्शन आया नहीं है सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का। मैं ये बोल रहा हूं कि ये और ये दोनों सॉल्यूशन है फर्स्ट इक्वेशन के, तो उसे सेटिस्फाई करने चाहिए। तो मैं इसको और इसको कुछ ऐसा भी तो लिख सकता हूं, इस सॉल्यूशन को यहां से -5 कॉमन ले लिया, -5 कॉमन ले लिया तो 5y माइनस वाई, यहां पे माइनस होगा, माइनस 5x इंटू -1/5 और प्लस इसमें से -1 कॉमन ले लेता हूं तो 5 ऑफ माइनस y माइनस एक्स, ऐसे कुछ लिख सकता हूं या नहीं। अब इसे एक नई आर्बिट्रेरी फंक्शन लेट कर लेता हूं, फंक्शन तो ये y माइनस 5x की मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहां से क्या मिलेगा 5y माइनस 5x 5 y माइनस 5x प्लस 5y माइनस एक्स। जब हम उसका सेकंड केस जो हमने सॉल्व नहीं किया dy अपॉन माइनस एम इक्वल टू dz अपॉन 5c1 सॉल्व करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे 5 ऑफ c1 माइनस एम इंटू वाई प्लस जेड लिखोगे नहीं लिखोगे। तो यहां पे z प्लस वाई एम 5, यहां पे अगर मैं लिख देता हूं y प्लस एम एक्स इक्वल टू c2, तो इससे एक नई आर्बिट्रेरी फंक्शन कंटेन कर सकता हूं, इसकी जगह रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि फंक्शन ही तो जब कांस्टेंट रिप्लेस कर सकते हैं b को b/2 आता है तो उसको b लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो यहां पे भी तो आर्बिट्रेरी फंक्शंस लिख सकता हूं, तो यहां पे चेंज कर सकता हूं z प्लस वाई 5 ऑफ y प्लस एम एक्स, एक न्यू फंक्शन फाइनी साई इक्वल टू c3। तो यहां पे ये जो फंक्शंस होती है सेम फंक्शंस होते हैं प्लस माइनस कांस्टेंट या फिर कोई और। अगर वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते कांस्टेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहां पे कांस्टेंट से इफेक्ट नहीं पड़ रहा, नहीं कोई रूल्स नहीं डिफाइन, कांस्टेंट तो सेटिस्फाई कर ही जाता, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करा लो ना दोनों केस में। अगर तुम्हें इससे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये दोनों फंक्शन और ये फंक्शन और ये फंक्शन डिफरेंट है, तो सेकंड मेथड अप्लाई कर लो। सेकंड मेथड कैसे अप्लाई करोगे, यहां पर देखो जो इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है d क्यूब d डैश स्क्वायर प्लस d स्क्वायर d डैश क्यूब इक्वल टू 0। यहां से मैं d स्क्वायर और d डैश क्यूब कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं तो d स्क्वायर d डैश स्क्वायर तो d प्लस d डैश इक्वल टू 0। यहां से 3 केस बनेंगे, फर्स्ट केस d स्क्वायर इक्वल टू 0, सेकंड केस d डैश स्क्वायर इक्वल टू 0 और थर्ड केस d प्लस d डैश इक्वल टू 0। 3 केस बनेंगे या नहीं। अगर मैं यहां पे पुट करता हूं m इक्वल टू 0 तो हमें रूट्स मिलेंगे 0,0।
तो यहां पे सॉल्यूशन लिखोगे z इक्वल टू 5 1 x सॉरी y प्लस x 5 2 y। अगर यहां पे सॉल्यूशन डिफाइन करोगे तो लिखोगे m डैश स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m डैश इक्वल टू 0 0। सॉल्यूशन लिखोगे z इक्वल टू 5 3 x प्लस y 5 4 x। ये सॉल्यूशन लिखोगे या नहीं? अब यहां से अगर इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो लिखोगे m माइनस 1 इक्वल टू 0, m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू माइनस 1। तो यहां से z इक्वल टू सॉल्यूशन लिखोगे 5 5 और y माइनस x। अगर तुमने m डैश में लिख दिया तो m की वैल्यू क्या मिलेगी? m डैश की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस 1। तो यहां से इन सारी फंक्शंस का कंबाइंड सॉल्यूशन लिखोगे तो 5 1 y प्लस x 5 2 y प्लस 5 3 x प्लस y 5 4 x प्लस 5 5 y माइनस x। सॉल्यूशन तो अभी भी सेम आएगा या नहीं आएगी? तो अगर तुम्हें इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। किसी को भी ले लो, अगर डी डैश को 1 नहीं लोगे या किसी को 1 नहीं लोगे तो ये एक्चुअल इक्वेशन में कभी कन्वर्ट ही नहीं होगा, ये कभी कन्वर्ट ही नहीं होगा। ये अगर कन्वर्ट करना है और हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना तो हमें एक को फिक्स करना ही पड़ेगा। अब यहां पे बताओ, मैंने ये किया कि ये तो कॉमन ले सकता हूं, डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर डी प्लस डी डैश क्यू डी डैश इक्वल टू 0। अगर मैं तीनों फैक्टर को इक्वेट कर दूं 0 के तो डी स्क्वायर इक्वल टू 0, डी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0, डी प्लस डी डैश इक्वल टू 0, डी प्लस डी डैश इक्वल टू 0। तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आएगा? m इक्वल टू 0 0। तो जब m इक्वल टू 0 रखोगे तो ये सॉल्यूशन लिखोगे z इक्वल टू 5 1 y प्लस x 5 2 y। सेकंड केस में m डैश इक्वल टू 0 तो सॉल्यूशन लिखोगे 5 3 x प्लस 4 5 4 x। और लास्ट केस d प्लस d डैश इक्वल टू 0 तो m प्लस 1 इक्वल टू 0 m इक्वल टू माइनस 1। तो यहां से सॉल्यूशन आएगा z इक्वल टू 5 5 y माइनस x। समझ में आगे नहीं आएगा? अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्या अगर डी डैश को अदर देन 1 लोगे तो कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जब हम क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशन मतलब फैक्टर फाइंड आउट करते हैं क्यूबिक इक्वेशन की, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम कोशिश करते हैं कि जो ये डिग्री का पॉलिनोमियल है इसे मोनिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करते हैं या नहीं करते? रिंग थ्योरी में जब हम पढ़ते हैं जब इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट के फैक्टर ढूंढते हैं, फैक्टर तो ढूंढते हैं या नहीं? अगर यहां पर डी डैश को किसी और कांस्टेंट से रिप्लेस कर दे तो फैक्टर चेंज हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे नहीं, उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तो इसलिए बेस्ट अप्रोच है कि ऐसा उन्होंने मेथड उन्होंने डिफाइन किया, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। जिसने भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट की या पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट किया तो उन्होंने पहले सारे केस डिफाइन करे होंगे। उन्होंने जितनी भी अप्रोच वो डिफाइन कर रहे हैं तो पहले वो अप्रोच डिफाइन करें, हम तो उनका एप्लीकेशन ही तो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अगर देखो मेरे पास 3 केसेज आए। फर्स्ट इक्वेशन में था होमोजेनियस इक्वेशन, सेकंड एग्जांपल में था मेरे पास डी डैश क्यूब यानी कि 3 डिग्री की इक्वेशन थी और दोनों कोफिशिएंट पॉसिबल, 3 हाईएस्ट ऑर्डर जो डिग्री का कोफिशिएंट है वो भी पॉसिबल दोनों में। लेकिन थर्ड एग्जांपल में मैं ऐसा तो नहीं था, 5 डिग्री का जो 5 डी की पावर 5 और डी डैश की पावर 5 तो टर्म्स गिवन नहीं थी ना। तो यहां पर हमने दोनों केसेस के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लेट करना है वो लिख लो। एक रिजल्ट लिख लो। रिजल्ट में लिखो ए नॉट डी की पावर n प्लस A1 डी की पावर n माइनस 1 डी डैश प्लस A2 डी की पावर n माइनस 2 डी की पावर डी डैश की पावर 2 अप टू डॉट 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 an डी की डैश की पावर n डी डैश की पावर n। केस फर्स्ट लिखो a नॉट इक्वल टू 0 और a n डी डैश की पावर n डी डैश की पावर n। हाँ वही होमोजीनियस इक्वेशन की भी z इक्वल टू 0
तो a नॉट इक्वल टू जीरो, ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो और ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां पर तुम्हारे पास दोनों चॉइस है कि d इक्वल टू m और d डैश इक्वल टू 1, और सेकंड केस d इक्वल टू 1 और d डैश इक्वल टू m, d डैश इक्वल टू m या m डैश। ठीक है, केस सेकंड अगर मेरे पास a नॉट इक्वल टू जीरो है और a n इक्वल टू जीरो है, a नॉट इक्वल टू जीरो है, a n इक्वल टू जीरो है, तो यहां से क्या मिलेगा, d इक्वल टू m और d डैश इक्वल टू 1। केस थर्ड में लेट करोगे a नॉट इक्वल टू जीरो और a n नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहां पे लेट करोगे d इक्वल टू 1 और d डैश इक्वल टू m डैश। और केस फोर में लिखो कि अगर a नॉट इक्वल टू जीरो और a n इक्वल टू जीरो, a नॉट इक्वल टू जीरो और a n इक्वल टू जीरो, तो यहां पे जो सेकंड केस का सॉल्यूशन था ना, सेकंड केस और थर्ड केस, सॉल्यूशन निकालो और यूनियन कर दो, वही तो कर रहे थे। इसका भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करो सेकंड केस में और थर्ड केस में, और उसका क्या करोगे, यूनियन। यूनियन। अब क्वेश्चन लिखो, देखो गेट का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, फाइंड द सरफेस, फाइंड द सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स find the surface passing through the two straight line z equal to x equal to 0, z equal to x equal to 0 and z equal to 1, x minus y equal to 0, x minus y equal to 0, and satisfy the partial differential equation, r minus 4s plus 4t equal to 0, r minus 4s plus 4t equal to 0। तो पहले तो ये समझ आना चाहिए, जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसको सॉल्व कैसे करो, पहले तो सॉल्यूशन मिलना चाहिए, जब भी तो स्ट्रेट लाइन का हम यूज कर सकते हैं। आर का मतलब क्या होता, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर प्लस माइनस 4d डी डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अगर यहां से इसे सॉल्व करोगे तो यहां से इक्वेशन मिलेगी m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन मिली m माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या मिली 2 और 2, तो इसका सॉल्यूशन आ गया z इक्वल टू 5 y प्लस 2x प्लस x 5 2 y प्लस 2x।
φ1 y प्लस 2x प्लस x φ2 y प्लस 2x। अब मुझे दो कंडीशन गिवन है, एक कंडीशन की एक स्ट्रेट लाइन गिवन है z इक्वल टू x इक्वल टू 0। अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये पार्ट 0, यहां पे x की वैल्यू 0 तो φ1 y बचेगा और z की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी कि 0 इक्वल टू φ1 y इक्वल टू 0। अब ये बताओ जब φ1 y इक्वल टू 0 होगा तो φ1 y प्लस 2x भी तो 0 होगा या नहीं होगा। अगर मैं φ1 y इक्वल टू 0 है, अगर y को रिप्लेस कर दूं y प्लस 2x से, y को रिप्लेस कर दूं तो उसकी वैल्यू भी तो 0 मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या मैं बोल रहा हूं φ1 y इक्वल टू 0 फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है। अब तो कुछ 0 मिल रहा, सारी की सारी वैल्यू हमें यहां से कंडीशन तो ये मिल रही है ना कांस्टेंट, 0 पर मैं पूरी है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि φ1 y इक्वल टू 0 है तो y को किसी से भी रिप्लेस कर दो, y प्लस 2x से या y प्लस 3x से या y प्लस कुछ समथिंग, तो उसकी वैल्यू भी तो 0 मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो हमारे पास इक्वेशन बची z इक्वल टू x φ2 y प्लस 2x, y प्लस 2x। तो यहां से देखो x की वैल्यू y, x की वैल्यू y या y की वैल्यू x, y की वैल्यू अगर मैं x पुट करता हूं तो z की वैल्यू क्या मिलेगी 1, तो 1 इक्वल टू x φ2 3x। तो यहां से इसे लिख सकता हूं φ2 3x इक्वल टू 1 अपॉन x। अगर मैं 3x को t मान लूं तो x इक्वल टू क्या मिलेगा t बाई 3, तो φ2 t इक्वल टू 3 अपॉन x, φ2 t इक्वल टू 3 अपॉन x। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है 3 अपॉन t। अगर हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है φ2 y प्लस 2x की, अगर मैं t को रिप्लेस कर दूं y प्लस 2x से तो यहां पे φ2 y प्लस 2x की वैल्यू 3 अपॉन y प्लस 2x है, ये वैल्यू आएगी φ2 y प्लस 2x इक्वल टू 3 अपॉन y प्लस 2x। तो हमें φ2 y प्लस 2x की वैल्यू भी गिवन है, φ1 y प्लस 2x की वैल्यू भी गिवन है, ये वैल्यू क्या 0 और ये वैल्यू क्या ये, तो पुट कर दो इक्वेशन में z इक्वल टू इसकी वैल्यू 0 प्लस 3x अपॉन y प्लस 2x, तो z इक्वल टू 3x अपॉन y प्लस 2x, y प्लस 2x। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम मुझे बस ये बताओ x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये कंडीशन आएगी क्या। अब तुम और कोई फंक्शन फाइंड आउट भी तो नहीं कर सकते हो आइडेंटिकली 0 के अलावा। अगर मैं यहां पे ये रिलेशन मिला था φ2 t इक्वल टू 3 अपॉन y, 3 अपॉन t मिल रहा है या नहीं, तो t को किससे रिप्लेस कर रहे हो, t को किससे रिप्लेस कर रहे हो y प्लस 2x से। लैग्रांज मेथड में क्या कर रहे थे, लैग्रांज मेथड में भी तो यही कर रहे थे कि एक रिलेशन सिंगल वेरिएबल की फंक्शन फाइंड आउट कर रहे थे और वहां पे सिंगल वेरिएबल को किससे रिप्लेस कर रहे थे y प्लस x, जिस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब यहां पे देखो φ1 y इक्वल टू 0 मिल गया, तो y को हमने चेंज कर दिया y प्लस 2x से, या फिर ऐसा लेट कर लेते y इक्वल टू u, अनदर वेरिएबल चेंज कर लूं φ1 u इक्वल टू 0। अब u की वैल्यू चेंज करते रहो, अगर मैं y रिप्लेस कर दूं तो इधर तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा ना, जैसे यहां पे t आ गया था यहां पे तो कोई चेंज ही नहीं होगा, यहां पे तो कोई चेंज नहीं होगा ना। सिंपल φ1 y प्लस 2x की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, क्या कहां पे, यहां पे ये मैं समझा नहीं x की वैल्यू,
नहीं है ना सर, आपने सिर्फ y को y प्लस 2x से रिप्लेस किया है। मैं दोबारा से बता देता हूं, मैंने ये सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। ये सॉल्यूशन किससे पास कर रहा? इस स्ट्रेट लाइन से। अगर इन स्ट्रेट लाइन से पास करेगा तो x की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। z की वैल्यू 0 पुट करोगे तो z की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 5-1 y की वैल्यू क्या मिली? 0 मिली। अब मैंने इस स्ट्रेट लाइन को इस स्ट्रेट लाइन से पास करा ये सॉल्यूशन, वहां से कंडीशन मिली 5-1 y इक्वल टू 0। ठीक है, 5-1 y इक्वल टू 0। अब मैं इस जो भी एक रिलेशन आया, वन वेरिएबल की फंक्शन आई है, उसमें मैंने y को रिप्लेस कर दिया u से, तो 5-1 u इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो वन वेरिएबल की फंक्शन है ये। अब मुझे इस फंक्शन की हेल्प से जो ये रिलेशन मिला है, इसकी हेल्प से मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहां पर जो u है, ये फंक्शन किस पे मैप हो रही है? 0 पे। तो यहां से u को जब रिप्लेस करोगे y प्लस 2x से, तो क्या मिलेगा सॉल्यूशन? 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो यही तो लिख रहा हूं 5-1 y प्लस 2x इक्वल टू 0। यही तो लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा हूं? क्या पहले ये बताओ, समझ क्या नहीं आया? नहीं, आप दोबारा बोलो। जब तक तुम हाँ नहीं करोगे जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा जब तक तुम ये नहीं बताओ कि इसमें समझ क्या नहीं आया। पहले क्वेश्चन का प्रॉब्लम तो बताओ। क्या 0 इंटू? अच्छा, ये कर दो। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी। हाँ ठीक है। आप y को आप किसी भी फॉर्म में करो, उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, हाँ 0 आएगी। यही आप कह रहे हैं? हाँ यही कह रहा हूँ। y को y प्लस 2x से रिप्लेस किया, तब भी उसकी वैल्यू वही रहेगी। हाँ 0 ही रहेगी। अब यहाँ बताओ कि यहाँ पे जो फंक्शन है ये वन वेरिएबल है। जब t को यहाँ पे तुम्हें चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये भी बताओ ना। अगर यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हो, मानते हो कि यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? बताओ। मतलब अभी तक वेट कर रहे थे कि कब में तो बाद में पूछना। ठीक है, अब लिखो पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल k0 dx की पावर n प्लस k1 dx की पावर n माइनस 1 dy अप टू डॉट 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 प्लस kn dy की पावर n z इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो जो ये पॉलिनोमियल गिवन है वहां पर f कंसीडर करते थे, f ऑफ dy इक्वल टू एफ एक्स 5x, ये तो कंसीडर करते थे। यहां पे मैंने एक फंक्शन मान लिया 5 dx dy z इक्वल टू एफ एक्स वाई। 5 dx dy z इक्वल टू 5x वाई। क्या हो गया ये? आज से तुम्हारी क्लास में हंसना मत। अब से आऊंगा टॉपिक से टॉपिक बात करूंगा, ठीक है। 5 dx dy इक्वल टू एफ एक्स वाई, पी आई इक्वल टू 1/5 dx
डी वाई इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई, पी आई इक्वल टू 1/5 डी एक्स डी वाई इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे कुछ फाइंड आउट कर रहे थे। अगर यहां पे फाइंड आउट करें तो यहां पे केसेस डिफाइन होंगे। पहला फर्स्ट केस कि अगर मैं फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू साई अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू हमें फंक्शन की गिवन है साई अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। तो हम क्वेश्चन में पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए डीएक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? अल्फा से, और डीवाई को किससे रिप्लेस कर दोगे? बीटा से। तो यहां पर इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल रिप्लेस डी एक्स इक्वल टू अल्फा और डी वाई इक्वल टू बीटा, डी एक्स इक्वल टू अल्फा एंड डी वाई इक्वल टू बीटा, डी एक्स इक्वल टू अल्फा और डी वाई इक्वल टू बीटा। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/5 अल्फा बीटा 1/5 अल्फा बीटा इंटीग्रेशन अप टू डॉट डॉट डॉट, ये डॉट लिखे हुए हैं, यहां पे फंक्शन क्या थी? साई अल्फा प्लस वाई, तो साई ऑफ यू इंटू डी यू डॉट 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 डी यू, और यहां पे लिखा हुआ n टाइम्स वेयर u इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, वेयर u इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई, और n क्या होगा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। n क्या होगा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इतने टाइम्स क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे। ये चीज समझ में आई। लेकिन एक कंडीशन और लिखो, प्रोवाइडेड फाई अल्फा कोमा बीटा नॉट इक्वल टू 0, फाई अल्फा कोमा बीटा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब फाई अल्फा कोमा बीटा नॉट इक्वल टू 0 होगा तो मैं ये मेथड अप्लाई कर सकता हूं। अब क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले मेथड रफ नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन लिखो, डी एग्जाम्पल डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स डी वाई, डी एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई माइनस 2 डी वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू अंडर रूट 2x प्लस वाई, अंडर रूट 2x प्लस वाई, अंडर रूट 2x प्लस वाई। अब मैं इस फंक्शन को फाई dx dy लेट कंसीडर कर सकता हूं। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करोगे, सीएफ तो फाइंड आउट कर सकते हो ना, सीएफ बाद में फाइंड आउट कर लेते। पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल टू 1/dx स्क्वायर प्लस dx dy माइनस 2dy स्क्वायर माइनस 2dy स्क्वायर इंटू 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। यहां पर देखो जो ये फंक्शन की गिवन है साई अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई की गिवन है। अल्फा इक्वल टू क्या गिवन है? 2, बीटा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू 1। तो dx को किससे रिप्लेस करोगे? 2 से, और dy को किससे रिप्लेस करोगे? 1 से। अगर मैं यहां पे रिप्लेस करता हूं तो 1/2 स्क्वायर प्लस, अगर यहां पे मैं 2 पुट कर देता हूं तो यहां पे आएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटीग्रेशन। कितनी टाइम्स होंगे? ऑर्डर कितना? 2, तो 2 टाइम्स, और 2x प्लस वाई को क्या लेट करोगे? u अंडर रूट u इंटू डी यू। अब यहां पे देखो ये वैल्यू क्या आएगी? 1/4 आएगी वैल्यू। यहां पे 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा या नहीं? 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पे आएगा 1/4 इंटीग्रेशन अंडर रूट यू। अगर मैं एक बार अंडर रूट यू का इंटीग्रेशन करूं तो u की पावर 1/2 की पावर कितना आएगा? 3/2। तो u की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू डी यू। तो यहां से इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 2/4 इंटू 3 इंटीग्रेशन u की पावर 3/2 इंटू डी। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे u की पावर 3/2, तो u की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन 5/2 अपॉन 5/2।
तो यहां से इसकी वैल्यू 2/4 इंटू 3 इंटू 2/5 u की पावर 5/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल आउट, तो यहां पे क्या आएगा 1/15 u की पावर 5/2, यानी कि u की वैल्यू क्या थी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, तो u की वैल्यू क्या 2x प्लस वाई, तो यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस वाई की पावर 5/2। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा 1/15 2x प्लस वाई की पावर 5/2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब वहां पे बताओ नोट क्या नहीं किया, अब ये बताओ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर जब हम इसको पुट करें dx को अल्फा से रिप्लेस करूं और dy को बीटा से रिप्लेस करूं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ऐसा भी तो हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये बताओ जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम d को रिप्लेस करते हैं किसी कांस्टेंट से तो 1/fd इंटू कोई फंक्शन होती है f ऑफ x, तो यहां पे जब ये डिनोमिनेटर 0 होता है तो क्या करते हो x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करते हो, तो कुछ एक फॉर्मूला आता है ना x की पावर r/r फैक्टोरियल, तो यहां पर भी सिर्फ वही फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। लिख दो, लिखो इफ फाई अल्फा बीटा, सेकंड केस इफ फाई अल्फा बीटा इक्वल टू 0, इफ फाई अल्फा बीटा इक्वल टू 0, तो 0 तो किसी फैक्टर की वजह से होगा ना, जो ये गिवन एक्सप्रेशन है फाई dx dy, तो इसमें कोई फैक्टर ही तो होगा जिसकी वजह से वो 0 हो रहा होगा, कोई एक फैक्टर तो ऐसा भी होगा जो नॉन जीरो होगा। तो यहां पर मैं इसे कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि फाई dx dy, फाई dx इक्वल टू dy बीटा dx माइनस अल्फा dy की पावर r इंटू जी dx कोमा dy, ये लिख सकता हूं या नहीं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी तो ऐसे चेंज करते हो या नहीं करते हो, अगर चेंज करोगे तो यहां से पी आई इक्वल टू 1 बीटा dx माइनस अल्फा dy की पावर r इंटू जी dx dy इंटू साई अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इंटू साई अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो यहां से जब इस पे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करो तो वहां पे डिफरेंशिएशन करते थे, डिफरेंशिएशन तो यहां भी कर सकते हो, ऐसा नहीं डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा, जो जनरल फॉर्म होती है वो लिखवा रहा हूं। जनरल फॉर्म क्या होती है कि यहां पर जब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखोगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू एक्स की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल बीटा की पावर r फैक्टोरियल बीटा की पावर r जी अल्फा बीटा इंटीग्रेशन साई ऑफ u इंटू डी यू, और ये कितने टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा n माइनस r टाइम्स, n माइनस r टाइम्स, वेहर जी अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0, वेहर जी अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। अब जरूरी थोड़ी है कि x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, y के रेस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव कर सकते हो, तो y के डेरिवेटिव में और सेकंड फॉर्म लिखो इसकी पी आई इक्वल टू y की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल माइनस अल्फा की पावर r इंटीग्रेशन अप टू साई ऑफ u डी यू डॉट 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 क्या आई इंटू 1/g अल्फा बीटा और अप टू डॉट 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 n माइनस r टाइम्स। तो यहां पे लिख दो, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, ठीक है, वेयर u इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, वेयर u इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई।
अब क्वेश्चन लिखो, dx क्यूब माइनस 4dx स्क्वायर dy dx स्क्वायर dy प्लस 4dx dy स्क्वायर z इक्वल टू 8 cos 2x प्लस y, 8 cos 2x प्लस y, 8 cos 2x प्लस y। तो सबसे पहले क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल, अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करोगे तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन dx क्यूब माइनस 8 dx स्क्वायर dy 4 dx स्क्वायर dy प्लस 4 dx dy स्क्वायर इंटू 8 cos 2x प्लस y, 8 cos 2x प्लस y। अब देखो सबसे पहले यहां पर dx को 2 से रिप्लेस करो और dy को 1 से रिप्लेस करोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगी। यहां पे देख लो अगर 2 से रिप्लेस करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 8 माइनस ये वैल्यू आएगी 4 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 1। ये वैल्यू 0 मिल रही है या नहीं मिल रही, ये वैल्यू 0 है, यानी कि जी अल्फा फाई अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करोगे तो 0 होगा। तो यहां से dx कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं यहां से dx कॉमन ले रहा हूं तो क्योंकि ये पर्टिकुलर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो इसलिए dx फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मैं यहां पे कन्वर्ट करता हूं तो 1 अपॉन dx कॉमन आया तो यहां पे बचेगा dx स्क्वायर माइनस 4 dx dy प्लस 4 dy स्क्वायर इंटू 8 cos 2x प्लस y, 8 cos 2x प्लस y, ये वैल्यू मिलेगी। अब यहां पे देखो इसको मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर मैं इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो 1 अपॉन dx इंटू dx माइनस 2 dy का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट हो गया, इंटू 8 cos 2x प्लस y, 8 cos 2x प्लस y। अब यहां पे देखो मुझे यहां पे ऑपरेट करना है ये फॉर्म जो ये गिवन है। अब यहां पे बताओ अल्फा की बीटा की वैल्यू क्या, 1, देख लो बीटा 1 ही आ रहा और अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, अगर अल्फा की बीटा अल्फा 2 तो 2 आ रही है और बीटा 1 है या नहीं। तो मैं दोनों केसेस में यहां पे जो ये 2 केस लिखे हैं दोनों में आंसर लिख सकता हूं। अगर यहां पे सॉल्व करता हूं, इस फैक्टर को सॉल्व करते हैं इसको, तो यहां से क्या मिलेगा, 1 अपॉन dx इंटू, या फिर कंप्लीट सॉल्व कर लो या फिर ऐसे रहने दो dx। अगर यहां पे पुट करोगे तो x की पावर 2 r की वैल्यू 2 है या नहीं है, तो यहां पे क्या है x की पावर 2 फैक्टोरियल, क्योंकि x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गिवन, x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। तो यहां पे क्या है बीटा, अब बीटा की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 1 की पावर 2, यानी कि बीटा की पावर r, 1 की पावर 2 बीटा की पावर r। अब इंटू जो gx, यहां पर g अल्फा बीटा आएगा, जो फंक्शन में क्वेश्चन बन रहा था g dx dy, यही तो बन रहा था dx dy। तो अगर मैं इसको dx dy मानता हूं तो यहां पे पुट करोगे तो 1 अपॉन dx की जगह क्या पुट करोगे, अल्फा पुट करोगे, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 2, अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 8 इंटीग्रेशन cos u इंटू du। ये समझ में आया एक बार क्यों, क्योंकि हमें 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो वहां पर 3 में से अगर r माइनस करोगे तो 1 बचेगा, नहीं बचेगा, तो एक बार इंटीग्रेशन करोगे, अगर एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 8 और cos x का इंटीग्रेशन sin x
इंटू साइन 2x प्लस वाई। तो यहां से इसका आंसर आ गया 2x स्क्वायर साइन वाई, साइन 2x प्लस वाई। ये समझ आया नहीं है? अब क्या ये स्टेप, ये यहां बताओ कि अगर ये पर्टिकुलर फॉर्म ये बन रही थी 1 अपॉन बीटा डी एक्स माइनस एल्फा एल्फा डी वाई माइनस एल्फा डी वाई की पावर आर जी डी एक्स डी वाई, ये है। अब ये बता दो इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, ये टर्म लिखी हुई है, और जी एक्स जी डी एक्स डी वाई की जगह क्या लिखा हुआ, डी लिखा हुआ। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब यहां पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ एक्स की पावर आर, एक्स की पावर आर, तो यहां पर आर की जगह क्या गिवन है 2, आर की जगह 2 पुट कर दिया, 2 एक्स की पावर आर और आर फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल। अब यहां पर क्या था बीटा, बीटा की पावर आर, तो बीटा की पावर अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 की पावर 2 आर, 1 की पावर आर मतलब आर की वैल्यू 2 इंटू 1 अपॉन जी एल्फा बीटा, जी एल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 2 आएगा। यहां पे क्वेश्चन में गिवन है 8 cos 2x, तो 8 तो बाहर आ गया, 8 तो बाहर आ गया इंटू इंटीग्रेशन कितने टाइम्स 1 टाइम्स, इंटीग्रेशन cos u इंटू डी यू, cos u इंटू डी यू, और cos u का इंटीग्रेशन sin u, cos u का इंटीग्रेशन sin u, और u की वैल्यू पुट करोगे तो sin 2x प्लस वाई, sin 2x प्लस वाई। अब ऐसा भी तो हो सकता है, ये बताओ कोई बच्चा इस फॉर्म में भी तो आंसर लिख सकता, कोई बच्चा इस फॉर्म में भी तो आंसर लिख सकता है या नहीं? पहले किसी ने लिख दिया x की पावर में और किसी ने लिख दिया y की पावर में, तो आंसर तो डिफरेंट होगा या नहीं होगा? तो पर्टिकुलर इंटीग्रल यूनिक होगा, नहीं होगा ना। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल मोर देन पॉसिबल है या नहीं? समझ में आ गया? इस केस में भी पॉसिबल है कि मोर देन 1 मिल जाए। अब मैं बाकी के जितने भी केसेस हैं उनमें सॉल्व करूंगा। जून 15 के पेपर में, सॉरी 15 दिसंबर वाले पेपर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट गिवन थी, और उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में यही पूछा गया। 4 ऑप्शन डिफाइन किए कि यूनिक सॉल्यूशन, मोर देन 1 सॉल्यूशन, मतलब इस टाइप के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस टाइप के ऑप्शन डिफाइन कर दिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो वहां पे जब हम यहां सोच रहे हैं कि यहां पे हमें 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो मोर देन 1 तो मिलेंगे, यूनिक तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब तुम्हें ये पर्टिकुलर केसेस, 2 केसेस डिफाइन करे, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाई एफ एक्स को वाई इक्वल टू साई एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। अब तुम जनरल सा पहला एक क्वेश्चन मेरा ये, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में स्पेशल केसेस होते थे, 5 पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए कुछ स्पेशल केसेस थे। पहला केस e की पावर एल्फा एक्स, पहला केस था। दूसरा केस e की पावर साइन ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स। थर्ड केस x की पावर m। 3 केस हो गए। चौथा केस था x इंटू वी, एक्स इंटू वी, ऐसे कुछ फंक्शन थी या नहीं थी? चौथा केस ये था। और लास्ट केस एक और केस था वहां पर, कोई और, कौन सा वाला? लॉग। अगर मैं इन पर्टिकुलर केसेस को छोड़ दूं, पर्टिकुलर इंटीग्रल फिर भी फाइंड आउट कर सकता हूं। वहां पर एक और मेथड भी होता है वहां पे, उसे क्या बोलते हैं? जनरल मेथड। जब पर्टिकुलर जो वो मेथड मतलब पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर हो जाएंगे, तो d माइनस एल्फा इंटू क्यू, इंटू क्यू का फॉर्मूला क्या था? e की पावर एल्फा एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एल्फा एक्स इंटू क्यू इंटू डी एक्स। यही तो मेरे पास पर्टिकुलर मेथड है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब जो मेथड वहां पे है सेम यहां पे, सारे के सारे मेथड। वहां पर e की पावर एल्फा एक्स है, तो यहां पर e की पावर एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। वहां पर जब e की पावर एक्स मतलब e की पावर ए एक्स है, तो d को किससे रिप्लेस कर रहे थे? a से। तो यहां पर भी अगर e की पावर ए एक्स का केस आएगा तो dx को किससे रिप्लेस करोगे? एल्फा से। और dy को किससे रिप्लेस कर दोगे? बीटा से। तो इसमें कोई पढ़ने याद करने की कोई रिक्वायरमेंट है? जितना हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में याद है, तो यहां पर भी तो सारे केसेस याद हैं या नहीं? तो लिखो
सर यहाँ तक तो एक क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे 1 बाई डी एक्स माइनस 2 डी वाई डैश प्लस डी आर 8 बोलते हैं। अब आगे याद ना ये फॉर्मूला लगाना तो फिर कैसे करें? डेरिवेटिव कर दो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, वाई के दोनों के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, डी एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। एक और क्वेश्चन लेता हूं जब समझाता हूं। वहां पे क्या करते हो, 1/fd का पॉलिनॉमियल होता इंटू क्यू एक्स है। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा तो क्या करते हो, वहां पे ये समझा दो, फिर मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। वहां पे क्या करते हो, पहले यहाँ की बात भूल जाओ, पहले यहाँ पे बताओ यहाँ पे कैसे करोगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस पॉलिनॉमियल का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करते हो, x अपॉन एफ डी इंटू 2d। इस टाइप से इक्वेशन बनती है या नहीं बनती है? तो यहां पे अगर dx है, dx स्क्वायर है प्लस 2dx dy है, तो यहां पे अगर dx के रेस्पेक्ट में करोगे तो x इंटू, यानी कि x अपॉन dx के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2dx, और यहां पे आ जाएगा प्लस dy। अब डबल डेरिवेटिव करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो यहां पर भी तो अभी पर्टिकुलर वही फॉर्म बन जाए, 0 हो जाएगी। अब देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल के पर्टिकुलर केस लिखो। देखो अगर किसी को जाना है तो जा सकता। फर्स्ट फॉर्म लिखो, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/5 dx dy, 1/5 dx dy साई अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं हम। अभी ये क्वेश्चन पूछने का नहीं था, अभी ये क्वेश्चन पूछने का नहीं था। अभी पहले क्वेश्चन इस पर्टिकुलर केसेस को डिफाइन कर लो, उसके बाद छुट्टी कर दूंगा। अभी 10 मिनट है टाइम के अकॉर्डिंग। केस फर्स्ट, मना किया था ना कि अब मैं तुम्हारे बैच में कभी मजाक नहीं करूंगा। केस फर्स्ट, साई अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, साई अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। मुझे पर्टिकुलर फंक्शन की भी ने e की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, मुझे पर्टिकुलर फॉर्म की भी ने e की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। तो यहां पे पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा मेरे पास 1/5 dx dy e की पावर अल्फा एक्स बीटा वाई, e की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। तो यहां पर किससे रिप्लेस करोगे dx को, अल्फा से, और dy को किससे रिप्लेस करोगे, बीटा से। तो 1/5 अल्फा बीटा e की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, e की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, प्रोवाइडेड 5 अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड केस, केस सेकेंड, साई अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, साई अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई और कॉस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, बीटा वाई। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/5 dx dy साई या फिर साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई और कॉस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। वी रिप्लेस dx स्क्वायर, dx स्क्वायर को किससे रिप्लेस, dx को वहां पे किससे रिप्लेस कर दे, माइनस ए स्क्वायर से। तो यहां पे क्या जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर और dy स्क्वायर इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर, और dx
डी वाई को रिप्लेस करोगे माइनस अल्फा बीटा से इन फाई डी एक्स डी वाई प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। ये वैल्यू क्या आनी चाहिए? नॉन जीरो आनी चाहिए, तभी तो सॉल्व करोगे या नहीं। अब थर्ड केस लिखो, जो अभी दो केसेस डिफाइन किए थे, फैक्टर में कन्वर्ट किए थे, तो उनसे सॉल्व कर लोगे क्या? उसी से कन्वर्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पे लिखो थर्ड केस, केस थर्ड में लिखो पी आई इक्वल टू एक्स 1/5 डी एक्स डी वाई डी एक्स डी वाई एफ एक्स कोमा वाई एफ एक्स कोमा वाई। तो अगर एफ फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू गिवन एक्स की पावर एम वाई की पावर एन, एक्स की पावर एम वाई की पावर एम, तो यहां वहां पर क्या करते थे? डीएक्स कॉमन ले लेते, डीएक्स हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है उसे कॉमन ले लेते, अब बायनोमियल एक्सपेंड कर देते थे, बायनोमियल एक्सपेंड कर देते। तो यहां पर जब इसे सॉल्व करोगे तो यहां पर तीन केस बनेंगे। एक तो m इक्वल टू एन, फर्स्ट केस m इक्वल टू एन एक्सपेंड इन either power of dx upon dy और dy upon dx, यानी कि dy upon dx और dx upon dy और dy upon dx की फॉर्म में। नेक्स्ट m ग्रेटर देन n एक्सपेंड इन पावर ऑफ dy अपॉन dx। और थर्ड केस m लेस देन n एक्सपेंड इन पावर ऑफ dx अपॉन dy, dx अपॉन dy। इसका फोर्थ केस लिखो, केस 4, पी आई इक्वल टू 1/5 डी एक्स इंटू डी वाई ई की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इंटू वी। तो यहां पे dx को किससे रिप्लेस करते थे? dx d प्लस अल्फा से, तो यहां पे भी वही चेंज कर दो 1/5 dx प्लस अल्फा और dy प्लस बीटा e की पावर इंटू e की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इंटू वी। यहां पे मेंशन कर दो v फंक्शन ऑफ एक्स वाई, v फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक्स वाई। ये देखो पर्टिकुलर 4 मेथड है, इसके अलावा एक जनरल मेथड और है मेरे पास, वो है उसको नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करता हूं, ठीक है।